तो आगे राष्ट्र शिक्षा की कार्यसूची। तो अब हम इसके अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ा, अब उससे आगे हम चलते हैं। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही भारत के भिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की ज़रूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेज़ों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें। तो अब जो इससे पहले हमने पढ़ा जो कि भिन्न भिन्न जो अफसर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो ब्रिटेन से आए थे, तो वो उनके भिन्न भिन्न मत थे। तो कोई किसी शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहता था, कोई दूसरी शिक्षा को। कभी कोई किसी का कुछ मत था, किसी का कुछ मत था। तो हुआ क्या कि अब आगे जो राष्ट्रीय शिक्षा की जो कार्यसूची आई, उसमें अंग्रेजी शिक्षा के बारे में सिर्फ भारतीय को शिक्षित करने के विषय में ऐसे अंग्रेज अफसर ही नहीं थी, भारत में शिक्षा के बारे में सोचने पर बल देने वाले कुछ भारतीय भी मौजूद थे। आगे चलकर हम जब अगली क्लासेस में आगे देखेंगे, राजा राम मोहन रॉय इसके सबसे बड़े समर्थक थे। उनका विचार था कि जो पाश्चात्य पद्धति से शिक्षा प्रदान की जाएगी तो जो हमारा भारत है वो और प्रगति कर सकता है। ऐसे भिन्न भिन्न विद्वान रहे हैं जिनका इस शिक्षा में उनका योगदान रहा था, उनका समर्थन भी रहा था। तो अब क्या हुआ कि बहुत से ऐसे भारतीय हमने अभी उदाहरण के रूप में देखा, राजा राम मोहन रॉय, वे बदलाव के लिए या फिर प्रभावशाली बदलाव के बल पे जोर देते थे, जो कि उनका मानना था कि ये किसके द्वारा संभव है, ये जो पश्चिमी शिक्षा है उसके द्वारा संभव है, और इस शिक्षा के माध्यम से भारत का आधुनिकीकरण हो सकता है। और इसी के आधार पर बल प्रदान करते हुए कई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले जाने लगे। शिक्षा पर ज़्यादा पैसे खर्च करें, इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में अध्याय आप 9 में पढ़ेंगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से हैं। तो महात्मा जो गांधी थे, वे ऐसी शिक्षा पर बल देते थे कि वे पाश्चात्य शिक्षा पर बल नहीं देते थे, वे अपनी परंपरागत तरीके से जो शिक्षा चली आ रही है, जैसे गुरुकुल है, उसका समर्थन करते थे। और उनका ऐसा मानना था कि शिक्षा के साथ साथ ऐसी आवश्यक वस्तुएं या आवश्यक कलाकारी बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, जिससे वे अपनी जो जीवन की आजीविका है उसे चला सके अच्छी तरीके से। और इसी के साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर का भी नाम आता है। उनका जो मत था, वे चाहते थे कि जो शिक्षा दी जाए वो प्राकृतिकवाद तरीके से दी जाए, अर्थात जो विद्यार्थी हैं उन्हें एक प्राकृतिक माहौल प्रदान किया जाए और उसमें शिक्षा दी जाए। अब आगे देखिए, इसी क्रम में आगे, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। ये देखिए, ये जो शब्द हैं ये किसी के द्वारा कहे गए हैं। देखिए इन्वर्टेड कोमा में है ये। तो देखिए अब आगे, महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव
और भाव नष्ट हो गया है। तो महात्मा गांधी का मत बिल्कुल भारतीय शिक्षा जो गुरुकुल शिक्षा थी उस पे था, ना कि जो पश्चिमी शिक्षा थी। उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा के आने से जो भारतीय लोग हैं वे पश्चिमी अपनी सभ्यता को अधिक महत्व न देकर वो पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति पे गौरव करने की बजाय वे दूसरी संस्कृति को अधिक महत्व देते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उसके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या है, अब ये सब महात्मा गांधी आगे चल के चाहते थे। अधिकांश उन्होंने बड़े कदम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उठाए थे। तो अब उनका अधिकतर मानना ये है कि जो अब जैसे नई नई जागृति आई थी तो वो पश्चिमी जो शिक्षा थी उसका विरोध करने लग गए थे और जो विद्यार्थी पढ़ते थे तो उनको इनको समर्थन प्रदान था कि वे उनकी शिक्षा का विरोध करें और अंग्रेज़ों को बताएं कि अब वो गुलाम नहीं रह गए हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, उनसे उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है। तो ये महात्मा गांधी के शब्द हैं कि जो अंग्रेजी शिक्षा है भारतीय व्यक्ति को अपाहिज बनाती जा रही है और जो सामान्य जो व्यक्ति है, आम व्यक्ति जो शिक्षा प्रदान करता है वे समाज से कटता जा रहा है इस पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से। अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। इसमें पाठ्यपुस्तकों पर जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा में व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षात यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि भिन्न चीज़ें किस तरह काम करती है। इससे उसका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होती है। तो इनका महात्मा गांधी का बहुत भिन्न मत था
और उनका ये मानना था कि सिर्फ पढ़ना और लिखना आ जाना किसी विद्यार्थी के लिए यही शिक्षा नहीं होती। शिक्षा में अधिकांशतः व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्म केंद्रित और आध्यात्मिक से कुछ जुड़ना और भिन्न प्रकार की ऐसी गुणों को सीखना जिससे आजीविका वे अपनी जीवन की चला सके, तो और इसके लिए वे हाथों से काम करें। ये सब महात्मा गांधी के मत थे शिक्षा के बारे में। ये देखिए महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे। 1940 का दृश्य। ये कस्तूरबा बाई हैं, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और इनकी लड़कियों की टोली ये है। ये फिर आगे चलकर एक शिक्षा का केंद्र रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया जाता है। आगे चलकर जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे जो विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन। ये देखिए शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है। 1930 के दशक के आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। तो जो टैगोर थे इनके द्वारा शांति निकेतन स्थापित किया गया था और ये एक प्राकृतिक जो माहौल था उसके बीचों बीच था। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि उसकी स्थापना किसने और क्यों की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह जो संस्थान 1901 में शुरू की गई थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत जुड़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ जो बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता में अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसे स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां खुश रह सके, जहां वह मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और अनुबंधकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझाते हो और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता और चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। तो क्या है कि टैगोर जब अपने स्कूल के समय, जब वो उनकी आयु छोटी थी, तो जब वो स्कूल जाते थे तो उनका जो वहाँ का माहौल था उन्हें बहुत पसंद नहीं था और उनका जो माहौल था वो बहुत उबाऊ लगता था। इससे वे अधिक प्रसन्न नहीं होते थे। तो क्या फिर आगे बढ़कर उन्होंने जब बड़े हुए तो उन्होंने इस जो पद्धति है इस पर सुधार लाने का प्रयास किया और उन्होंने एक शांति निकेतन की स्थापना करी, जिसमें जो बच्चे हैं वो जैसा
उम, अम, उम, रविन्द्रनाथ टैगोर का मत था कि जैसे कि जो भी बच्चे हैं उनको उनके प्राकृतिक रूप से सिखाना चाहिए और अध्यापक को बल देना चाहिए कि बच्चे में रुचि और उत्पन्न कर सके, जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसके बारे में, और रोचक चाह उसमें बच्चे की लाए, उत्सुकता बढ़ाए, बच्चा और जानने का प्रयास करे। बच्चे की रचनाशीलता और चकित होने के स्वाभाविक गुण, ये सब उनके टैगोर की शिक्षा पद्धति के अनुसार होनी आवश्यक थी। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो क्या मानना था इनका कि प्राकृतिक परिवेश में ही शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, और साथ ही इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल, शांत से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधाओं को और विकसित कर सकते थे। तो क्या था, इन्होंने जब अपने समय के अपने विद्यार्थी के काल में जो परेशानियां देखी थी उसको मद्देनज़र में रखते हुए उनमें एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना उससे अलग हटकर अपना कुछ कार्य किया जाए। तो उन्होंने प्राकृतिक स्थान पर, उन्होंने कहाँ पर, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में एक विद्यालय खोला, जिसे शांति निकेतन का नाम दिया गया, जिसमें बच्चे प्राकृतिक रूप से उसमें पढ़ा करते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेशा एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। और महात्मा गांधी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उत्सुकता के कट्टर आलोचक थे, और टैगोर आधुनिक शिक्षा, सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर जोर दिया। तो इन्होंने समय के साथ साथ दोनों की, जो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर थे, दोनों की शिक्षा अधिकांश रूप पर मिलती थी, लेकिन बहुत से ऐसे विचार थे जो भिन्न भी थे। साथ ही साथ जो टैगोर थे वे चाहते थे जो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता जो चल रही है, और ये साथ ही साथ जो भारतीय परंपरागत शिक्षा चलती आ रही है, इन दोनों को मिलाकर एक मिश्रित रूप से उनका मानना था कि जो और शिक्षा है भारतीय, वे और अच्छी और उत्तम बन सकती है। और साथ ही साथ जब उन्होंने शांति निकेतन खोला तो उसमें कला और संगीत, नृत्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन सब की शिक्षा पर अधिक बल दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसा
ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्र संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्र क्या है? इस राष्ट्र शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी है। तो बहुत सारे जो लोग थे उनका अलग अलग विचार था शिक्षा के बारे में, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो अफसर्स थे उनके जो भिन्न भिन्न काल में आते चले गए, उनकी अलग अलग राय थे। और जो भारतीय जो व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति थे और पढ़े लिखे उच्च कोटि के थे, तो उनका भी अलग अलग विचार और मत था। राष्ट्र शिक्षा पर अधिक बल प्रदान किया करते थे। और राष्ट्र शिक्षा की बात की जाए तो ये आधुनिक समय पे अधिक प्रभावशाली है। और जो विद्वान थे और जो शिक्षा के समर्थक थे वे चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये देखिए, ये कुछ दृश्य है कि कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी का प्रारंभ 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। तो अब ये सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव आ रहा था। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर ये समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।